नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भरत भिड़े और आप सभी का भरत सर सीपीसीटी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सीपीसीटी एग्जाम्स मार्च 2026 के लिए स्पेशल बेसिक से एडवांस क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चंस, विंडोज 10 और 11 में इंटरनेट एक्सप्लोरर की जगह लेने वाले नए ब्राउज़र का नाम क्या है। इन्होंने यहाँ पर पूछा विंडोज 10 और 11। विंडोज 10 और 11 क्या है, तो याद रखिएगा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर में इंटरनेट एक्सप्लोरर का मतलब होता है IE, इसका पूरा नाम है इंटरनेट एक्सप्लोरर। इसके स्थान पर, इसकी जगह पर कौन सा नया ब्राउज़र आया है। ब्राउज़र क्या है? ब्राउज़र एक एप्लीकेशंस होती है जो इंटरनेट तक पहुंचने का एक रास्ता है। अगर आपको इंटरनेट में कुछ चीज़ों को खोजना है तो आपके कंप्यूटर या मोबाइल में वेब ब्राउज़र होना चाहिए, जैसे गूगल क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया। तो ये वेब ब्राउज़र्स होते हैं जिसके माध्यम से हमें इंटरनेट पर किसी जानकारी को खोजने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे वेब ब्राउज़र होगा उसके बाद आएगा सर्च इंजन, और हमारे हिसाब से हम उसमें जानकारी को सर्च करके खोज सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। तो ये चारों एक तरह से क्या है, तो चारों वेब ब्राउज़र है, चारों वेब ब्राउज़र है। पहला तो ये याद रखना आपने, वेब ब्राउज़र्स है। अब पहले के समय में जो हमारे कंप्यूटर्स आते थे उसमें IE मतलब इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र्स चल रहा था। तो उसके स्थान पर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा नया वेब ब्राउज़र अपडेट कर दिया है, और ये लैपटॉप के साथ इनबिल्ट है, उसके साथ में ही आता है। वह है माइक्रोसॉफ्ट एज। और आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर पूरे वेब ब्राउज़र की हमारे पास लिस्ट है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसको याद कर लीजिएगा कौन कौन से वेब ब्राउज़र से क्या क्या नाम से। तो यहाँ पर आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये सभी वेब ब्राउज़र्स हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर जिसको कहते हैं IE, मोजिला फायरफॉक्स जो कंप्यूटर के डेस्कटॉप के स्क्रीन पर दिखाई देते हैं। MS वर्ड में फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट की क्या है। फॉर्मेट पेंटर का क्या मतलब होता है, तो फॉर्मेट पेंटर का मतलब होता है जैसे हमारे पास कोई पैराग्राफ है, जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, और यहाँ पर लिखा हमने दोबारा से वही अक्षर, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। दोनों में डिफरेंस क्या है, ये मैंने स्मॉल में लिखा, कलर्स अलग है। ये मैंने सभी कैपिटल्स में लिखा और कलर भी अलग दिखाई दे रहे हैं। तो हम इसके रंग रूप या स्टाइल को कॉपी कर सकते हैं और इसमें लागू कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो हम इसकी स्टाइल्स को कॉपी करेंगे कि अक्षर कैसे लिखे हुए हैं। अगर गहरे हैं, सभी अक्षर गहरे मोटे दिखाई दे रहे हैं, मतलब बोल्ड दिखाई दे रहे हैं, और हमको यही वाली फॉर्मेटिंग हमको दूसरे पैराग्राफ में लगानी है, दूसरी जगह पर दूसरे पैराग्राफ में इसी की स्टाइल्स को कॉपी करना है। सारे पैराग्राफ में जितनी भी लाइनें हैं सब इसके समान दिखनी चाहिए। उसके लिए फॉर्मेट पेंटर से हम Ctrl+Shift+C से कॉपी कर लेंगे इसके स्टाइल्स को सिलेक्ट करने के बाद। और यहाँ पर जहाँ भी हमको पैराग्राफ में इसकी स्टाइल्स को लागू करना है, जैसे ये शब्द बने बोल्ड है, वाइट कलर है, मोटाई इनकी है, वैसे ही हम पूरे पैराग्राफ में लागू कर सकते हैं। उसके लिए इस्तेमाल करते हैं पहुँचाने के लिए वहाँ पर जहाँ पर आप अप्लाई करना चाहते हैं, उसकी शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+V, याद रखिएगा। अभी यहाँ पर हमारे से क्या पूछा, MS वर्ड में फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट की क्या है, तो आपने याद रखना है यहाँ पर Ctrl+Shift+C, ये होता है फॉर्मेट पेंटर को कॉपी करने के लिए। कॉपी करने के लिए, और फॉर्मेट पेंटर पेस्ट करना हो तो यहाँ पर याद रखना फॉर्मेट पेंटर पेस्ट करने की शॉर्टकट की क्या आएगी, Ctrl+Shift+V। अब बाकी शॉर्टकट की भी याद रख लीजिएगा।
जैसे यहाँ पर लिखा अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एफ, इसमें आएगा फुटनोट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, इसका आएगा फ़ॉन्ट साइज, अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डी, इसका मतलब है एंड नोट, एंड नोट फुट नोट याद रखिएगा, ये रेफरेंस टेब में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड में लाइन स्पेसिंग को 1.5 करने की शॉर्टकट की क्या है? मतलब दो लाइनों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो लाइन स्पेसिंग कहते हैं। तो 1.5 लाइन स्पेसिंग करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी आएगी? तो उसमें आएगी कंट्रोल प्लस F5। बाकी भी शॉर्टकट की याद रखना, कंट्रोल प्लस 1 की आएगी हेडिंग 1, हेडिंग 1 के शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस 1, और हेडिंग 2 की शॉर्टकट की क्या है? तो हेडिंग 2 की शॉर्टकट की आ जाएगी यहाँ पर कंट्रोल प्लस 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट की न्यू माने जाने वाले अर्पानेट, यहां पर याद रखिए अर्पानेट क्या है? तो अर्पानेट एक नेटवर्क है। किस प्रकार का नेटवर्क है? तो विश्व का प्रथम नेटवर्क है अर्पानेट। और अर्पानेट को किस वर्ष में पूर्ण किया गया? तो आंसर आएगा 1969। और अर्पानेट का फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा, एग्जाम में CPST में क्वेश्चन आता ही है। अर्पानेट का पूरा नाम आएगा एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। विश्व का प्रथम नेटवर्क अर्पानेट। अर्पानेट का आविष्कार हुआ 1969 में, और अर्पानेट का पूरा नाम है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। अर्पानेट नेटवर्क को कौन सी संस्था ने बनाया? तो इसे अमेरिकी रक्षा विभाग के द्वारा विकसित किया गया। यहाँ पर याद रखिएगा, अमेरिकी रक्षा विभाग के द्वारा विकसित किया गया। सर्च इंजन का उदाहरण कौन सा है? इसमें से आपको सर्च इंजन से बताना है। कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें से? सर्च इंजन के लिए क्रोम, गूगल क्रोम ये वेब ब्राउजर है, गूगल ये सर्च इंजन है, फायरफॉक्स वेब ब्राउजर है, और सफारी भी वेब ब्राउजर है। सर्च करने के लिए, सूचनाओं को इंटरनेट पर खोजने के लिए आपको वेब ब्राउजर की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर गूगल क्या है? सर्च इंजन। अर्थात कहने का यह अर्थ है इंटरनेट पर लाखों करोड़ों वेब पेज है, करोड़ों जानकारी है, दुनिया भर की जानकारी है। आपको आपकी पसंद की या आपकी आवश्यकता के अनुसार जानकारी को ढूंढने के लिए, खोजने के लिए आपको किसकी आवश्यकता पड़ेगी? गूगल की। गूगल आपको आपकी कीवर्ड के अनुसार जानकारी को प्रस्तुत कर देता है। ठीक है, याद रखिएगा। ये ब्राउजर और सर्च इंजन की मैंने पूरी लिस्ट यहाँ पर ऐड कर दी है, आपने इनको पढ़ना और नोट भी कर लेना और याद भी करना है। जैसे यहाँ पर सर्च इंजन कौन कौन से हैं, तो ये टॉप 10 सर्च इंजन है जो एग्जामों वगैरह में आते हैं। जैसे यहाँ पर गूगल सर्च इंजन है जो सबसे प्रचलित है, बाइडू सर्च इंजन है, ask.com है, इकोसिया है, नेवर है, बिंग है, यंडेक्स है, याहू है, डगडगो है, AOL है। तो इस प्रकार के सर्च इंजन्स है टॉप 10 लिस्ट में, याद रखिएगा। और वेब ब्राउजर की लिस्ट पिछले क्वेश्चनों में दे दी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर का वह छोटा प्रोग्राम जो हार्डवेयर को चलाने में मदद करता है। तो सॉफ्टवेयर का ऐसा प्रोग्राम जो किसको चलाने में मदद करेगा? हार्डवेयर को। तो वह होता है डिवाइस ड्राइवर। कंप्यूटर में किसी भी बाहरी हार्डवेयर को चलाने के लिए उसका सॉफ्टवेयर होता है जो उसी कंपनी के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, उसी को कहते हैं डिवाइस ड्राइवर, और ये सॉफ्टवेयर है।
जैसे कीबोर्ड, माउस, या हम नया प्रिंटर लेकर आएंगे तो प्रिंटर का हमको उस कंपनी से जो आया है वो आए उस मॉडल के हिसाब से सॉफ्टवेयर हमारे लैपटॉप कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ेगा, तब जाकर वो प्रिंट आउट करेगा और काम करेगा। हमारे हार्डवेयर को चलाने के लिए उसका सॉफ्टवेयर होना अनिवार्य है। उसी सॉफ्टवेयर को कहते हैं यहाँ पर डिवाइस ड्राइवर्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, HTML का उपयोग क्या बनाने के लिए होता है? तो सबसे पहले आप HTML का फुल फॉर्म याद कर लीजिए, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये HTML का पूरा नाम है। अब HTML का उपयोग क्या बनाने के लिए करेंगे? ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए करेंगे, वेब पेज के लिए, ग्राफिक्स के लिए, डेटाबेस के लिए। तो यहाँ पर HTML भाषा का उपयोग होता है वेब पेज बनाने के लिए, याद रखिएगा वेब पेज। इंटरनेट पर जो भी पेजेस होते हैं उनको कहते हैं वेब पेज। हम जो सर्च करते हैं और पहला पेज आता है, दूसरा पेज आता है, वो सब वेब पेज कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड 2019 में डॉक्यूमेंट में जूम स्लाइडर का न्यूनतम और अधिकतम कहां पर पूछा है? MS वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट को आपको आकार में जूम करना, आकार में बड़ा करना है और आकार में सबसे उस पेज को सबसे छोटा करना है, तो उसके लिए अधिकतम स्तर क्या होगा MS वर्ड 2019 में? तो जूम स्लाइडर सबसे कम होता है MS वर्ड में 10%। पेज का आकार आप सबसे कम कर सकते हैं, और सबसे अधिक पेज के आकार को बढ़ाना है तो अधिकतम आप जूम कर सकते हैं 500%। तो इसमें आएगा 10% से 500%, जो MS वर्ड के पेज में आपको राइट साइड में दिखाई देगा 10 से 5% में, जिससे पेज को आप घटा भी सकते हैं और पेज को बढ़ा भी सकते हैं। 10 से 400% किसका होता है? 10 से 400% होता है। तो आप इसका भी याद रखिएगा MS पावर पॉइंट में। MS पावर पॉइंट में किसी डॉक्यूमेंट पेज को अधिकतम 400% तक आकार बढ़ा सकते हैं। और MS पावर पॉइंट के बाद आप MS एक्सेल का भी याद रखिएगा, MS एक्सेल में भी सेम है। MS वर्ड, MS पावर पॉइंट या MS एक्सेल में कितना न्यूनतम और अधिकतम जूम स्तर से बढ़ा सकते हैं किसी पेज का? तो 10 से 400%। और MS वर्ड में पूछा जाए तो याद रखिएगा 10 से 500%। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड 2019 में फोकस मोड का मुख्य उद्देश्य क्या है? MS वर्ड 2021 में फोकस मोड का मुख्य उद्देश्य, तो इसमें आएगा लिखने और पढ़ने के दौरान ध्यान भटकाने वाले तत्वों को हटाना। उसके लिए क्या करेंगे? फोकस मोड करेंगे। लिखने और पढ़ने के दौरान ध्यान भटकाने वाले तत्वों को हटाना, फोकस मोड करेंगे। तो आप फोकस मोड का यहां पर आंसर आएगा लिखने और पढ़ने के दौरान। फाइलों को सुरक्षित करना, फाइलों को सुरक्षित करने के क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं सेव। सुरक्षित करना, कंट्रोल S से सुरक्षित कर सकते हैं MS वर्ड में। स्पेलिंग चेक करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं F7, स्पेलिंग की जांच करना हो, चेक करना हो। टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए जैसे Ctrl+B का इस्तेमाल कर सकते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज 11 में स्क्रीनशॉट लेने के लिए स्नैपिंग टूल की नई शॉर्टकट की क्या है? स्नैपिंग टूल्स की यहाँ पर शॉर्टकट की आएगी विंडो की प्लस शिफ्ट प्लस एस आएगा। विंडो की प्लस शिफ्ट प्लस एस से स्नैपिंग टूल्स की नई स्नैपिंग टूल्स का प्रयोग कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। Ctrl+F12 इससे क्या काम कर सकते हैं? तो प्रिंट प्रीव्यू। अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट बना लिया है पर उसको प्रिंट करने के पूर्व आपको चेक करना है कि डॉक्यूमेंट प्रिंट होने के बाद किस तरह से दिखाई देगा, तो आप उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं प्रिंट प्रीव्यू की। प्रिंट प्रीव्यू का उपयोग कर सकते हैं Ctrl+F2 से। Ctrl+G से क्या होता है? तो गो टू, किसी पेज को आपको डॉक्यूमेंट में ढूंढना है। डॉक्यूमेंट में एक से ज़्यादा पेज होते हैं
जैसे एक डॉक्यूमेंट में 50 पेज है और आपको कोई सा पेज ढूंढना, जैसे पेज नंबर 27, तो आपको शॉर्टकट की क्लिक करना होगा Ctrl+G, जिससे आप गो टू का ऑप्शन आ जाएगा और उसके बॉक्स में आप नोट कर दो कि हमको 27 नंबर का पेज चाहिए, एंटर क्लिक करो, आपको 27 नंबर का पेज मिल जाएगा गो टू करके। Ctrl+P से प्रिंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीम ऐप या यूपीआई के माध्यम से पैसे भेजने की दैनिक सीमा लिमिट प्रबंधन कौन करता है? दैनिक सीमा मतलब यहाँ पर लिमिट का प्रबंधन कौन करेगा? यूपीआई के माध्यम से आप कितने पैसे भेज सकते हैं, तो इसका मैनेज करता है, प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट कौन करता है? तो यहाँ पर एनपीसीआई करती है, याद रखिएगा एनपीसीआई। एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एनपीसीआई का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। माइक्रोसॉफ्ट क्या है? तो एक कंपनी है। सेबी क्या है? तो ये शेयर मार्केट में उपयोग होता है, शेयर मार्केट का एक तरह से शब्द है। गूगल एक सर्च इंजन है जिसका पूरा नाम है ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ। आविष्कार हुआ 1998 में, आविष्कार किया था लैरी पेज और सेर्गेई ब्रिन ने, गूगल का आविष्कार किया था। भीम ऐप या यूपीआई के माध्यम से, तो यहाँ पर भीम का फुल फॉर्म याद कर लेना आपने, भीम भारत इंटरफेस फॉर मनी, याद कर लीजिएगा। यूपीआई का फुल फॉर्म भी याद कर लेना, एग्जाम में आते हैं। यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट सर्विस। फुल फॉर्म जरूर याद करिएगा, सीपीएससी एग्जाम्स में इनके फुल फॉर्म्स आते हैं और इनसे संबंधित क्वेश्चन भी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस एक्सेल 365 में अगर सेल में यहाँ पर हेज दिख रहा है तो इसका क्या मतलब है? जब भी हम जैसे यहाँ पर कॉलम्स की अगर चौड़ाई कम होगी, सेल की चौड़ाई कम होगी और आपने कुछ टाइप्स कर दिया, यहाँ पर ज़्यादा अंक टाइप कर दिया आपने 1 2 3 4 या जो भी अक्षर है आपने ज़्यादा कैरेक्टर्स ज़्यादा अक्षर टाइप कर दिए हो, तो उस सेल में क्या दिखाई देने लग जाएंगे? हाइड हो जाएगी सेल हमारी, और यहाँ पर दिखाई देंगे हमारे हेज दिखाई देंगे। यहाँ पर इस प्रकार से अंक या अक्षर दिखाई नहीं देंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? कॉलम के आकार को बड़ा करना पड़ेगा, तो वहाँ पर जो भी लिखा होगा उस सेल में जो भी एंट्री किया होगा दिखाई देने लग जाएगा। यदि कॉलम्स छोटा होगा तो ये प्रस्तुत होने लग जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। और यदि फॉर्मूला गलत होगा, फॉर्मूला गलत होने पर एक हेज आएगा इस टाइप से, जैसे वैल्यू आपने गलत कर दी तो वहाँ पर लिखी हुई आ जाएगी कि आपने वैल्यू गलत की है, इस टाइप से सिंगल हेज आएगा, इसका मतलब फॉर्मूला गलत है। और अगर ज़्यादा हेज आए तो उसको कहते हैं वहाँ पर वो हाइड हो जाएगा कॉलम्स। तो आंसर आएगा सेल की चौड़ाई विथ कम है। याद रखिएगा, फॉर्मूला गलत अगर होगा, कुछ भी एरर होगा तो सिंगल हेज आएगा, और हाइड होगा तो यहाँ पर ज़्यादा आपको एक से ज़्यादा हेज दिखाई देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस पावर पॉइंट में नई स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? तो एमएस पावर पॉइंट में नई स्लाइड ऐड करने की शॉर्टकट की है Ctrl+M। याद रखिएगा, न्यू स्लाइड इंसर्ट करने के लिए Ctrl+M। वह कौन सा हार्डवेयर पोर्ट है जो ऑडियो वीडियो डेटा को एक साथ बहुत तेज गति मतलब 40 Gbps से ट्रांसफर कर सकता है? 40 Gbps बहुत तेज गति से ऑडियो और वीडियो ट्रांसफर कर सकता है। थंडरबोल्ट फॉर USB 4, आजकल थंडरबोल्ट 4 चल रहा है जिसमें USB 4 नया संस्करण है और वो काम कर सकता है हार्डवेयर
पोर्ट है जो ऑडियो वीडियो डेटा को 40 Gbps तक ट्रांसफर कर सकता है। तो थंडरबोल्ट आएगा इसमें ऑप्शंस, थंडरबोल्ट, USB 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस, विंडोज में प्लग एंड प्ले फीचर का क्या लाभ है? प्लग एंड प्ले ये कौन काम करता है? प्लग एंड प्ले का मतलब होता है नया हार्डवेयर लगाने पर ड्राइवर ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर हो जाता है। मतलब जैसे आप कंप्यूटर में USB को लगा देते हैं, पेन ड्राइव वगैरह है ना, USB को लगा देते हैं, जैसे पेन ड्राइव हो गया, कीबोर्ड हो गया, तो केबल लगाने के बाद, USB केबल लगाने के बाद तुरंत वह चालू हो जाती है, किसी ऑप्शन पर क्लिक करने की जरूरत नहीं होती है। तो ऐसे हार्डवेयर को कहते हैं वहां पर प्लग एंड प्ले। आपको कहीं पर भी क्लिक नहीं करना, जैसे ही लगाया वैसे आप उसका कार्य आरंभ हो जाता है वो उस हार्डवेयर का। तो ऐसी कौन सा होता है? पेन ड्राइव होती है, USB कीबोर्ड माउस होता है, और बहुत सारी डिवाइसेस होती है, जैसे मोबाइल हो गया, मोबाइल में चार्जिंग केबल लगाई और वो काम करना स्टार्ट कर दिया, उसी को कहते हैं प्लग एंड प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी भाषा को किस वर्ष विकसित किया गया? तो सी भाषा को विकसित किया गया 1972 में, सी भाषा का आविष्कार हुआ था। सी एक उच्च स्तरीय भाषा है जिसका आविष्कार किया था डेनिस रिची ने, याद रखिएगा, डेनिस रिची ने 1972 में सी भाषा का आविष्कार किया। और सी का नया वर्जन कौन सा है? तो सी भाषा का नया वर्जन होता है C++। 1964 में कौन सी भाषा का आविष्कार हुआ? तो बेसिक भाषा का। बेसिक का पूरा नाम है बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड होता है। और इस भाषा का आविष्कार किया था थॉमस कूर्टज और जेमेनी, थॉमस कूर्टज और जॉन केमेनी। उन्नीस सौ 57 में फोर्ट्रान भाषा का आविष्कार हुआ। फोर्ट्रान भाषा, जिसका पूरा नाम है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, और इसका आविष्कार किया था जॉन बेकस ने। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा। फोर्ट्रान का पूरा नाम है फॉर ट्रांसलेशन, और फोर्ट्रान क्या है? तो एक भाषा है जिसका इस्तेमाल वैज्ञानिक व्यवसायिक के क्षेत्र में किया गया था। आविष्कार किया था जॉन बेकस ने 1957 में। 1995 में कौन सी भाषा का आविष्कार हुआ? तो जावा भाषा का आविष्कार हुआ, और जावा भाषा का आविष्कार किया था सन माइक्रोसिस्टम ने। सन माइक्रोसिस्टम के जेम्स गोसलिंग के द्वारा इसका आविष्कार किया था जावा भाषा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पूछा। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर की सुरक्षा, रक्षा या सर्विस प्रदान करते हैं एक तरह से। जैसे एंटीवायरस हो गया, सुरक्षा प्रदान करता है। डिस्क क्लीनअप हो गया, जो सर्विस प्रदान करता है। तो यहाँ पर आंसर आएगा एंटीवायरस, डिस्क क्लीनअप, सी वाला आंसर आएगा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स में। MS वर्ड कैसा सॉफ्टवेयर है? तो MS वर्ड एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हम डेटा लिख सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। गूगल क्रोम में हम कीवर्ड वगैरह टाइप कर सकते हैं, तो ये भी कैसा सॉफ्टवेयर हो गया? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, जहाँ पर कीवर्ड टाइप कर सकते हैं। विंडोज 11 क्या है? तो पिछले क्वेश्चनों में बताया, ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ऑपरेटिंग सिस्टम किसका प्रकार है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, याद रखिएगा। एक्सेल 2021 में सबसे अंतिम कॉलम, लास्ट कॉलम का नाम क्या है? तो यहां पर याद रखिएगा, प्रथम कॉलम और अंतिम कॉलम
का जो नाम आएगा, प्रथम कॉलम का नाम है ए और अंतिम कॉलम का आएगा XFD सेल में, तो आंसर आएगा XFD। और प्रथम सेल का नाम A1 है, सेल नेम कौन सी, प्रथम, तो A1 आएगा। एक्सेल में याद रखिएगा, एक्सेल में रो की संख्या कितनी होती है, तो एक्सेल में रो की संख्या होती है 10, 48, 576। और कॉलम्स की संख्या कितनी होगी, कॉलम 16, 384। याद रखिएगा, एक्सेल में रो और कॉलम्स की संख्या 10, 48, 576 और 16, 384। और प्रथम कॉलम का पूछा जाए तो ए कॉलम से होता है और अंतिम कॉलम, लास्ट कॉलम का आंसर आएगा XFD। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्टिकल डिस्क जैसे CD, DVD पर डेटा लिखने की प्रक्रिया, डेटा को लिखने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए उस या रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, CD या DVD में रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया या लिखने की प्रक्रिया कहलाती है बर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड 2021 में ट्रैक चेंज ये होता है MS वर्ड में। ट्रैक चेंज का एक ऑप्शन होता है जहां पर कोई पैराग्राफ में या जो हमने डॉक्यूमेंट बना रखे और सेव करके रखे, उनमें अगर कोई चेंजेस करेगा, कोई परिवर्तन करता है तो पता चल जाता है, उसमें एक लाइन्स आ जाती है ट्रैक चेंज लगाने से, वो हिंट दे देता है कि यहाँ पर कुछ परिवर्तन हुआ है। तो वहाँ पर पैराग्राफ के साइड में इस टाइप की लाइनें आ जाती हैं कि कौन कौन से पैराग्राफ में चेंजेस हुआ है, ऐसे वहाँ पर वर्टिकल लाइनें दिखाई देने लग जाती है। तो उसके लिए ऑप्शन है Ctrl+Shift+E ट्रैक चेंज लगाने के लिए किसी डॉक्यूमेंट में। निम्न में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, पिछले आपको डायग्राम से मैं बता दिया, डायग्राम पूरा बताया सॉफ्टवेयर्स का। तो यहाँ पर कौन सा है, MS वर्ड कैसा सॉफ्टवेयर है, तो ये तो हो गया एप्लीकेशंस। गूगल क्रोम भी क्या हो गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फोटोशॉप में भी हम एडिट कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, लिख सकते हैं, तो वो भी हो गया एप्लीकेशन। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा कहलाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो ये है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर पॉइंट में डुप्लीकेट स्लाइड बनाने की शॉर्टकट की क्या है, तो Ctrl+N से क्या होता है, तो इसमें आपको बता दिया न्यू प्रेजेंटेशन। Ctrl+M से क्या बनेगी, तो न्यू स्लाइड, पिछले क्वेश्चनों में देखा हमने। Ctrl+D से क्या होगा, तो डुप्लीकेट स्लाइड, डुप्लीकेट बना सकते हैं, डुप्लीकेट स्लाइड। और Ctrl+S से क्या कर सकते हैं, तो हम सेव कर सकते हैं किसी प्रेजेंटेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर याद रखें न्यू प्रेजेंटेशन के लिए Ctrl+N। MS वर्ड में थिसारस मतलब पर्यायवाचिक शब्द खोलने की शॉर्टकट की, तो थिसारस की शॉर्टकट की क्या रहेगी, पर्यायवाचिक या समानार्थी शब्दों के लिए इस्तेमाल करते हैं शॉर्टकट की Shift+F7। F7 से क्या कर सकते हैं, तो स्पेलिंग एंड ग्रामर में सुधार। और पर्यायवाचिक या समानार्थी शब्दों के लिए इस्तेमाल करते हैं Shift+F7। Ctrl+F10 का मतलब होता है मैक्सिमाइज, किसी विंडो के आकार को बढ़ाना हो तो मैक्सिमाइज कर सकते हैं। Ctrl+F10 का इस्तेमाल कर सकते हैं पहले से कोई सुरक्षित डॉक्यूमेंट है तो उसको ओपन करने के लिए, तो ओपन डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल में ऑटो सम की शॉर्टकट की क्या है, तो ऑटो सम, तो एक्सेल में अगर आपने कोई बहुत सारी वैल्यू नोट करके रखी है एक्सेल में टोटल करने के लिए, तो आप एक शॉर्टकट की से उसका पूरा टोटल कर सकते हैं, जिसके लिए ऑटो सम करते हैं, Alt+= का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल में पेस्ट स्पेशल, यहाँ पर याद रखना नॉर्मली अगर आपको पेस्ट करना हो तो Ctrl+V का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन स्पेशल पेस्ट करना है ये हमें एक्सेल्स में, जब हम MS वर्ड और एक्सेल स्टार्ट करेंगे उस क्लासेस में आपको डिटेल्स में मैं MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट डिटेल्स में समझाऊंगा। पूरा MS ऑफिस हम पढ़ेंगे 15 मार्च से पहले,
उसमें आपको एक एक ऑप्शन और एक एक शॉर्टकट की बताऊंगा और कैसे इस्तेमाल करते हैं वो भी सिखाऊंगा मैं नेक्स्ट क्लासेस में। अब यहाँ पर एक कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस वी से क्या होगा, तो स्पेशल पेस्ट होगा, याद रखिएगा। सोशल मीडिया पर किसी व्यक्ति की पहचान चुराना, किसी व्यक्ति की पहचान चुराना कहलाता है आइडेंटिटी थेफ्ट, याद रखिएगा। जैसे आपने किसी के आधार नंबर कहीं पर इस्तेमाल किए, ईमेल आईडी कहीं पर इस्तेमाल कर ली, उसका फ़ोन नंबर कहीं पर इस्तेमाल कर लिया, तो ऐसे व्यक्ति किसी की पहचान चुराने को कहते हैं आइडेंटिटी थेफ्ट कहते हैं। और सामने वाले व्यक्ति को पता नहीं है कि आपने उनका डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल किया है, तो उसको कहते हैं आइडेंटिटी थेफ्ट, किसी व्यक्ति की पहचान चुराना। स्पैमिंग, ये हमने पिछले क्लासेस में देखा था। स्पैमिंग का मतलब क्या है, जो अनाधिकृत मैसेज होते हैं जो कंपनी के द्वारा भेजे गए हैं, जिनका हमारे लिए कोई उपयोग नहीं होता है, ऐसे मैसेज को हम स्पैमिंग कहते हैं, जो ईमेल्स वगैरह में उपयोग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू डिस्क को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जामों में कई बार आ चुका है। यू डिस्क का मतलब होता है, यू का मतलब होता है यूएसबी डिस्क। चाइना में ज़्यादातर पेन ड्राइव को कहते हैं यू डिस्क। यू का मतलब यूएसबी, मतलब यूनिवर्सल सीरियल बस जो हम इस्तेमाल करते हैं, उसमें एक पोर्ट होती है यूएसबी, जो आजकल रनिंग में चल रही है, जिसका इस्तेमाल हम सब जगह करते हैं किसी बाहरी हार्डवेयर को कनेक्ट करने के लिए। तो यू डिस्क को आमतौर पर किस नाम से जानते हैं? तो यहाँ पर वो होती है पेन ड्राइव, याद रखिएगा। हार्ड डिस्क मैग्नेटिक डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क मैग्नेटिक डिस्क है, और सीडी ऑप्टिकल डिस्क है। हम पिछले क्वेश्चन में इनको डिटेल्स में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का प्रथम व्यावसायिक, मतलब यहाँ पर कॉमर्शियल कंप्यूटर कौन सा था? तो व्यवसायिक के लिए इस्तेमाल होने वाला कंप्यूटर है यूनिवेक, याद रखिएगा। यूनिवेक का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। एबीसी, एबीसी का फुल फॉर्म, एबीसी क्या है? एबीसी एक कंप्यूटर है, यह इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। एबीसी आविष्कार हुआ 1939 में। इसका पूरा नाम है एबीसी का एटानासोफ बेरी कंप्यूटर। एडवेक, एडवेक का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्राइट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, याद रखिएगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक, एडवेक का इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्राइट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और एनियक का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण कौन सा? तो पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण इसमें से कौन सा रहेगा? तो यहाँ पर लिखा है माउस, नहीं है, सॉरी, पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण नहीं है। तो माउस क्या है? पॉइंटिंग डिवाइसेस है, और साथ में इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक पॉइंटिंग डिवाइसेस है, लाइट पेन पॉइंटिंग डिवाइस है, और इनपुट डिवाइसेस भी है। अब यहाँ पर पॉइंटिंग डिवाइसेस कौन सी नहीं है? स्कैनर, ये केवल इनपुट में आता है, पर पॉइंटिंग नहीं है। जहाँ पर हम पॉइंटर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं, उसको कहते हैं पॉइंटिंग डिवाइसेस। उसके लिए हम पॉइंटिंग डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे माउस में पॉइंटर आता है, जॉयस्टिक में आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर चालू करते ही प्रेस F1 टू रिज्यूम एरर आने का सबसे संभावित कारण क्या है? जैसे हमने कंप्यूटर को ऑन किया, ऑन करते ही उसमें लिखा हुआ था F1, जैसे हम F1 प्रेस करते हैं तो हमारा कंप्यूटर आगे रन करता है। तो इसका अर्थ क्या होता है? सीमोस बैटरी का डिस्चार्ज होना। सीमोस क्या है? एक बैटरी होती है जो मदरबोर्ड के स्लॉट में लगती है, जिसका काम है बायोस सेटअप को ओपन करना या फिर दिनांक और समय को परिवर्तित करना। कंपलमेंट्री, फुल फॉर्म इसका याद रखना सीमोस का, कंपलमेंट्री फॉर मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेक्साडेसिमल में संख्या A के बाद क्या आता है? हेक्साडेसिमल क्या है? संख्या पद्धति है,
और हेक्साडेसिमल में जो संख्या होती है वो होती है 0 से 9 और 0 से 9 और ए से एफ तक होती है, ए से एफ तक की होती है। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ए बी सी डी ई और एफ तक। अब यहाँ पर याद रखिएगा 9 के बाद क्या आएगा, तो 9 के बाद आएगा 10, और उसके बाद बी पर क्या आएगा 11, सी पर क्या आएगा 12, और डी पर क्या आएगा तो 13, और ई को मानेंगे 14 यहाँ पर, और एफ को मानेंगे 15। 15 नंबर पर कौन सा अक्षर आएगा, तो एफ आएगा। यहाँ पर याद रखिए ये कुल अंक कितने होंगे, तो 16 होंगे। इसीलिए हेक्साडेसिमल का आधार कितना कहलाता है, तो आधार कहलाएंगे 16 कहलाएगा। 0 से गिनती करेंगे तो 16 तक के मूल अंक है। मूल अंकों की कुल संख्या को आधार कहते हैं। आधार मतलब बेस, जिससे संख्या पद्धति की पहचान होती है। 2 का मतलब बाइनरी, 8 का मतलब ऑक्टल, और 10 का मतलब दशमलव संख्या पद्धति, और 16 का मतलब हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया हेक्साडेसिमल में संख्या ए के बाद क्या आएगा, तो ए के बाद क्या है बी, तो आंसर आएगा हमारा बी वाला, याद रखिएगा। और एफ कितने नंबर पर है, तो एफ यहाँ पर 15 नंबर पर आएगा। 10 ए। हम संख्या पद्धति का नेक्स्ट क्लासेस में पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, आगे इसका पूरा टॉपिक लेकर आएंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक एड्रेस, फिजिकल एड्रेस कितने बिट्स का होता है। मैक एड्रेस कहाँ पर दिया जाता है, तो किसी हार्डवेयर को हार्डवेयर से कनेक्ट करने पर मैक एड्रेस दिया जाता है। ये निश्चित एक एड्रेस होता है जो कुल 48 बिट का होता है, याद रखिएगा। मैक एड्रेस कितने बिट का होता है, तो 48 बिट का होता है। मैक का पूरा नाम याद रखिएगा, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मैक एड्रेस एक हार्डवेयर का एड्रेस होता है जिसका पूरा नाम है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, और 48 बिट का होता है मैक एड्रेस। 32 क्या है, तो ये 32 बिट का जो एड्रेस आता है, 32 बिट का एड्रेस किसके लिए है, ये हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, IPv4 के लिए। 128 बिट का एड्रेस, 128 बिट का एड्रेस ये होता है IPv6 के लिए, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, OSI मॉडल की किस लेयर को हार्ट ऑफ OSI कहते हैं। सबसे पहले OSI का फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। OSI मॉडल में कितनी लेयर होती है, 7 लेयर होती है। पिछली क्लासेस में इसके भी लेयर्स मैंने पूरे लिखवा दिए हैं, लिखे हैं। 7 लेयर्स कौन कौन सी होती है, सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर होती है, उसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर होती है, फिजिकल लेयर होती है, और उसके बाद होती है नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, नेटवर्क लेयर होती है, और उसके बाद है डाटा लिंक लेयर होती है, और फिजिकल लेयर्स होती है। तो 7 लेयर्स मैंने पिछले क्वेश्चनों में आपको बता दिया था, याद रखिएगा। तो यहाँ पर OSI मॉडल की लेयर को हार्ट ऑफ OSI किसको कहते हैं, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, तो आंसर आएगा ट्रांसपोर्ट लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा हमला अटैक है जिसमें यूजर को डराकर पैसे मांगे जाते हैं और उसकी फाइलें लॉक कर दी जाती है। डराकर पैसे मांगे जाते हैं और फाइलों को लॉक कर दी जाती है, ऐसा होता है रैंसमवेयर। रैंसमवेयर होता है, याद रखिएगा। और फिशिंग में क्या करते हैं, जैसे कोई डुप्लीकेट वेबसाइट बना दी हो या डुप्लीकेट ऐप्स बना दिया हो और आपके पासवर्ड को चुरा लिया हो तो उसको फिशिंग कहते हैं। या लालच देकर आपसे पासवर्ड प्राप्त कर लिए हो उसको भी क्या कहेंगे, फिशिंग कहते हैं। स्पैम हम ईमेल में पढ़ चुके हैं, जहाँ पर जंक ईमेल होता है। एडवेयर, एडवेयर का मतलब होता है जैसे किसी वेबसाइट पर आपने कुछ सर्च किया और वेबसाइट के वेब पेज पर एक साइड में आपको विज्ञापन दिखाई दे रहा है, एडवर्टाइज किसी प्रोडक्ट के, तो उसको कहते हैं एडवेयर। किसी प्रोडक्ट के आपको अगर एडवर्टाइजमेंट या विज्ञापन दिखाई दे रहे हैं उस वेबसाइट के वेब पेज पर तो उसको क्या कहेंगे, एडवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यूपीआई मैंने पिछले क्वेश्चन में बता दिया, तो यूपीआई का पूरा नाम यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, याद रखिएगा। और एम पिन का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एम पिन का फुल फॉर्म होता है मोबाइल बैंकिंग पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। रिपीट कर रहा हूं, याद कर लीजिएगा। एम पिन पूरा नाम है इसका मोबाइल बैंकिंग, ये किसका फुल फॉर्म है? तो पिन का। और एम पिन का बता दिया, तो एम पिन का पूरा नाम मोबाइल बैंकिंग पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। कितने अंकों का होता है? तो 4 और 6 अंकों का हमारा पिन नंबर होता है। 9 अंकों का क्या होता है? तो 9 अंकों का कोड होता है एम आई सी आर कोड। एम आई सी आर कोड जिसका उपयोग होता है बैंकों में चेक को जांचने के लिए। 15 अंक का अंक क्या होता है? तो 15 अंक का होता है मोबाइल की पहचान के लिए इस्तेमाल होने वाला IMEI नंबर। मोबाइल अगर चोरी हो जाता, मोबाइल यदि कुछ गुम वगैरह गया हो, तो उसके लिए एक मुख्य नंबर्स होता है जिसका इस्तेमाल FIR वगैरह में करते हैं या ट्रेस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं किसी स्मार्टफोन को। तो उसके लिए 15 अंक का IMEI नंबर्स होता है। और 12 अंकों का क्या होता है? तो 12 अंकों का आधार कार्ड नंबर होता है। आधार नंबर कितने अंकों का होता है? 12 अंकों का होता है। IMEI का फुल फॉर्म याद रखना, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिफिकेशन। इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, सॉरी क्या है आई का? आइडेंटिटी। कितने अंकों का कोड होता है? 15 अंकों का कोड होता है, जो मोबाइल में दिया होता है। आप अबाउट फोन में जाकर देख सकते हैं, सेटिंग के अबाउट फोन में मिल जाएगा आपको IMEI नंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ड डिस्क में डेटा पढ़ने और लिखने के लिए कौन सा हेड इस्तेमाल होता है? तो हार्ड डिस्क में डेटा, जो हार्ड डिस्क क्या होता है? एक स्टोरेज डिवाइस है जो मैग्नेटिक डिस्क का प्रकार है। सेकेंडरी मेमोरी है जिसमें कंप्यूटर का पूरा संपूर्ण डेटा उसी में संग्रहित होता है, हार्ड डिस्क में। तो हार्ड डिस्क में प्रयोग होता है लिखने और पढ़ने के लिए रीड राइट हेड का उपयोग होता है, याद रखिएगा, रीड राइट हेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बाइनरी संख्या 1100 का डेसिमल मान क्या होगा? क्या पद्धति है? तो हमको यहाँ पर बाइनरी संख्या पद्धति में अंक दे रखे हैं, हमको निकालना डेसिमल मतलब दशमलव में परिवर्तन करना है, दशमलव का मान बताना है। तो हमने यहाँ पर लिखा 1 संख्या नोट कर लेते हैं, 0 और 0। ये कौन सा अंक है? तो ये है बाइनरी। और हमको परिवर्तन किस में करना है? इसको परिवर्तन करना है दशमलव में। तो कैसे आंसर निकालेंगे? तो सबसे आसान है, सबसे पहले आसान सरल तरीके से समझ लेते हैं। सबसे नीचे आपने नोट कर देना, जैसे यहाँ पर 0 लिखा है तो आपको पहली संख्या नोट कर देना है 1। यहाँ पर फर्स्ट में कुछ भी लिखा हो, 0 हो या 1 हो, आपको तो यहाँ पर लिखना होगा 1। अब 1 का डबल कितना होगा? तो 0 के सामने लिख दो आप। 1 का डबल कितना होता है? 2 होता है। अब 2 के बाद इसका आपको डबल करते जाना है। 2 का डबल कितना होगा? तो 4 होगा, बीच में प्लस लगा दो। फिर अगली संख्या 1 बची है, इसके नीचे भी आपको एरो का साइन लगाना है। और 4 का डबल कितना होता है? तो 8 होता है। तो आपको डबल करना है, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4 और 4 का डबल होता है 8। अब जहाँ पर ऊपर आपको संख्या दिखाई दे रही है उस संख्या को आपको काट देना है। जैसे यहाँ पर ये 0 है तो 0 को यहाँ से हटा देते हैं, 0 हट जाएगा तो नीचे की संख्या भी कट जाएगी यहाँ से। अब 0 यहाँ से भी हटेगा तो ये 2 भी यहाँ से हट जाएगा। ठीक, अब बच्चा क्या है? इनको प्लस कर दो आप। 8 और 4 कितने होते हैं? तो 8 और 4 होते हैं 12। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 12। टाइप क्वेश्चन हल कर सकते हैं हम। आगे संख्या पद्धति का पूरा लेक्चर लेकर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ड डिस्क के ट्रैक को आगे किन छोटे हिस्सों में विभाजित किया जाता है? तो यहाँ पर आएगा हार्ड डिस्क को विभाजित करने के लिए इस्तेमाल करते हैं सेक्टर्स का। क्वेश्चन रिपीट करते हैं, हार्ड डिस्क के ट्रैक। हार्ड डिस्क में इस टाइप से ट्रैक होते हैं, ये होते हैं ट्रैक। और ट्रैक को आगे छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर देते हैं। ऐसे विभाजित करते हैं, गोलाकार होता है जो वृत्त होता है, ट्रैक होते हैं
और ट्रैक को फिर विभाजित करते हैं तो बन गया क्या, सेक्टर्स। इनको कहते हैं सेक्टर्स कहते हैं। और एक सेक्टर में कितना डेटा आता है, तो 512 बाइट का डेटा स्टोरेज कर सकते हैं। हार्ड डिस्क में सबसे छोटा यूनिट डेटा स्टोरेज करने की क्या होती है, तो बाइट होती है। और कितना बाइट, तो 512 बाइट होती है। मतलब सबसे छोटा यूनिट क्या है, सेक्टर होता है। और हार्ड डिस्क में डेटा कहाँ स्टोर होता है, सेक्टर में होता है। एक सेक्टर कितने बाइट का होता है, तो 512 बाइट का होता है, याद रखिएगा। एमएस वर्ड में थिसारस टूल का उपयोग किया जाता है। थिसारस का पर्यायवाची और विलोम शब्दों के लिए ढूंढने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा इनपुट डिवाइस है जो ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में बदलता है। ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में बदलता है तो वो बदलेगा माइक्रोफोन में, और विद्युत तरंगों से डिजिटल तरंगों में बदला जाता है स्पीकर के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेटवर्क के कंप्यूटरों के भौतिक तार्किक व्यवस्था को क्या कहते हैं। मतलब कंप्यूटर की भौतिक व्यवस्था, कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने की भौतिक व्यवस्था या तरीके को कहा जाता है यहाँ पर टोपोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस पावर पॉइंट में नई स्लाइड डालने के लिए, नई स्लाइड के लिए Ctrl+M, नया प्रेजेंटेशन के लिए Ctrl+N, और Shift+F से क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर याद रखिएगा करंट स्लाइड, जो वर्तमान में स्लाइड आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन पर, उसको आप प्रस्तुत कर सकते हैं, उसको आप प्रदर्शित कर सकते हैं। उसके लिए करंट स्लाइड को शो करना Shift+F। एमएस वर्ड में हाइपरलिंक कहीं पर आपको लिंक ऐड करना है तो शॉर्टकट की Ctrl+K। Ctrl+H से क्या होता है, तो इससे Ctrl+H से होगा रिप्लेस। एमएस वर्ड में इस शब्द के स्थान पर दूसरा शब्द लिखना हो, बदलना हो। Ctrl+N से आएगा न्यू डॉक्यूमेंट। Ctrl+M से आएगा लेफ्ट इंडेंट। इंडेंट का मतलब होता है मार्जिन, आगे थोड़ा आपको इसको उठा के, यहाँ से उठा के आपको यहाँ रखना है, आगे बढ़ाना है, तो Ctrl+M का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा संचार मोड, कम्युनिकेशन मोड है जिसमें डेटा दोनों दिशाओं में जा सकता है लेकिन एक समय में केवल एक ही दिशा में। दोनों दिशाओं में हमारा संचार हो सकता है लेकिन एक समय में केवल एक ही दिशा में। तो सबसे पहले समझना है यहाँ पर संचार का अर्थ होता है सूचनाओं का आदान प्रदान करना, और संचार में सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए डिवाइसेस की आवश्यकता पड़ती है, जैसे मोबाइल हो गया या और भी अन्य डिवाइसेस, जैसे वॉकी टॉकी हो गया, एफएम हो गया, बहुत सारे डिवाइसेस हैं। तो यहाँ पर है संचार, कम्युनिकेशन मतलब संचार एक समय में केवल एक ही दिशा में। जैसे मान लो दो डिवाइस है, एक डिवाइस है ए और दूसरी डिवाइस है बी, तो ए डिवाइस डेटा को भेजेगा तो बी डेटा प्राप्त करेगा, और बी डेटा को भेजेगा तो ए प्राप्त करेगा। केवल एक समय में एक ही दिशा में डेटा का आदान प्रदान कर सकते हैं, दोनों एक साथ नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा होता है वॉकी टॉकी, जिसमें एक समय में एक ही दिशा में डेटा को भेज सकते हैं, उसको कहते हैं यहाँ पर हाफ डुप्लेक्स, याद रखना। सिंप्लेक्स में क्या होता है, सिंप्लेक्स में जैसे मान लो दो डिवाइस है, एक है भेजने वाली डिवाइस जिसको कहते हैं सेंडर, और दूसरी डिवाइस जो प्राप्त करने वाली डिवाइस होती है वो है बी। तो सिंप्लेक्स में क्या होता है, डेटा को एक ही दिशा में भेज सकते हैं, उसको कहते हैं सिंप्लेक्स। जैसे एफएम रेडियो की आवाज़ हमारे तक आती है, हम रेडियो में वापस नहीं बोल सकते हैं, तो वो है सिंप्लेक्स। कीबोर्ड से डेटा को भेज सकते हैं, कीबोर्ड में वापस प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो वो भी हो गया सिंप्लेक्स। डेटा का प्रवाह एक ही दिशा में होगा, वो है सिंप्लेक्स। और एक समय में केवल एक ही दिशा में डेटा को भेज सकते हैं, जैसे ए ने डेटा को भेजा तो बी प्राप्त किया, बी ने डेटा को भेजा तो ए ने प्राप्त किया, उसको कहते हैं हाफ डुप्लेक्स। और जो फुल डुप्लेक्स है, इसमें डेटा का आदान प्रदान दोनों समय पर हो सकता है, मतलब ए भी भेज सकता है, बी भी भेज सकता है, एक समय पर दोनों डिवाइसेस आपस में डेटा का संचार कर सकते हैं, वो होता है फुल डुप्लेक्स। जैसे हमारा मोबाइल एक साथ बातचीत कर सकते हैं एक ही समय पर, मोबाइल का इस्तेमाल लंबी दूरी पर हम कर सकते हैं, वॉकी टॉकी का इस्तेमाल लंबी दूरी पर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रिंटर में प्रिंटिंग हेड कागज के सीधे संपर्क में आता है। कागज के संपर्क में आकर काम कौन करता है, तो इम्पैक्ट प्रिंटर। और बाइनरी संख्या
1 का डेसिमल मान क्या है, तो आपने इसको हल करके चेक कर लेना किस टाइप से मैंने अभी आपको पिछला क्वेश्चन से बताया था वैसे ही हल करना है। आप हल करिएगा इस क्वेश्चन को। 1 1 1 1 ये नोट कर दिया, ये क्या है बाइनरी, हमको परिवर्तन करना है डेसिमल में मतलब दशमलव में। तो सबसे पहले आपको जैसे मैंने प्रक्रिया बताई इस टाइप, ये विधि भी है दूसरी भी है, मैं आपको आगे बताऊंगा और भी। जैसे सबसे पहले हमने यहाँ पर लिख दिया 1 और 1 का डबल कितना हुआ 2, जस्ट इसके नीचे 2 का डबल कितना होगा 4, ये 4 लिखा, 4 का डबल कितना होगा तो 8, ये इसका 8। अब ऊपर कहाँ संख्या कहीं पर 0 है नहीं है, मतलब हमारी संख्या वैसी की वैसी रहेगी। अब जो संख्या हमने यहाँ पर डबल की है उसको आप प्लस कर दो, 8 4 12, 13 14 और 1 15। आंसर आ गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट पर किसी वेबसाइट की विशिष्ट पता, वेबसाइट का पता कहलाता है URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ईमेल सेवा प्रदाता नहीं है, ईमेल सेवा प्रदाता नहीं है, जो हमको ईमेल सेवा प्रदान करता है उसको कहते हैं ईमेल सेवा प्रदाता। हमको ईमेल की सर्विस कौन देता है, तो हमको ईमेल की सर्विस देता है जीमेल देता है, याहू मेल भी देता है, हॉटमेल भी देता है, ये तीनों तो है ईमेल सर्वर। ईमेल सर्वर याद रखिएगा, ईमेल की सर्विस हमको प्रदान करते हैं। जो नहीं प्रदान करता है वो है गूगल क्रोम, क्योंकि ये ब्राउजर है, हमको इंटरनेट की सूचनाओं तक पहुंचाने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिकोड का मुख्य लाभ क्या है, तो यूनिकोड का मुख्य लाभ है दुनिया की लगभग सभी भाषाओं के कैरेक्टर को सपोर्ट करता है, इसीलिए यूनिकोड का प्रयोग होता है। यूनिकोड जैसे हमारा CPCT में जो यूनिकोड होता है वो है मंगल फॉन्ट, रेमिंगटन गेल, यूनिकोड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, MS वर्ड कैसा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एडोब फोटोशॉप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, विंडोज 10 ये क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम है, और गूगल क्रोम भी क्या है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जहाँ पर हम एडिटिंग विशिष्ट उद्देश्य सामान्य उद्देश्य से बनाए गए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, तो यहाँ पर आएगा गूगल क्रोम।